आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक शख्सियत की जिन्होंने एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से बिलियनियर तक का सफ़र पूरा किया है। ये स्टोरी है श्री धीरूभाई अंबानी की, कैसे उनके विजन ने इतना बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस जाइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाया। अंबानी के जो सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स जिसको हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो धीरूभाई अंबानी से कैसे हमें बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, कैसे उसे सक्सेसफुल बनाना चाहिए, ये लर्निंग हमें उनसे सीखनी चाहिए। थिंक बिग स्मार्ट स्टार्ट स्मॉल, ये है धीरूभाई अंबानी की ज़िंदगी से सीखा हुआ लेसन। हमेशा बड़ा सोचें लेकिन शुरुआत छोटी करें। ये है धीरूभाई अंबानी से सीखने के लिए जो लेसन है। छोटा सा सपना जो धीरूभाई अंबानी के दिमाग में आया और देखते ही देखते आज वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर में से एक बन गया। ये कहानी है श्री धीरूभाई अंबानी जी की, जिन्होंने देखते ही देखते नॉट ओनली इंडिया, जिसने दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित किया। और आज हम जानेंगे कैसे एक छोटे से आम इंसान ने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कैसे अपना रुतबा, अपनी हैसियत बनाई, कैसे एक छोटे से इंसान ने पूरी दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अपनी नाम, अपनी पहचान बनाई। के एक छोटे से गांव चौवाड़ जिले का रहने वाला, जिनके फादर एक स्कूल टीचर थे, धीरूभाई अंबानी में शुरू से ही बिजनेस का जज्बा दिखाई देता था। वो शुरू से ही अपने पास के जो मेला लगता था वहाँ वो भजिया, घर से भजिया बना करके वहाँ बेचते थे। 50 में वो यमन शिफ्ट हो गए। एक ब्रिटिश कंपनी के अंदर उन्होंने काम किया, ब्रिटिश कंपनी के अंदर काम किया और देखते ही देखते उन्होंने ग्लोबल कंपनियां कैसे काम करती हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। पेट्रो बिजनेस कैसे, क्योंकि वो एक पेट्रोलियम कंपनी थी, पेट्रोल प्रोडक्ट्स में बनाती थी, तो पेट्रोलियम बिजनेस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में उनको डीप जानकारी उन्होंने ली। तो यहाँ उन्होंने सीखा कि वर्ल्ड के बिजनेस में, ग्लोबल बिजनेस में किस तरीके से काम किया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ सीखी। तो 1958 में उन्होंने मुंबई के अंदर अपना पहला ऑफिस शुरू किया, जो टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर ये डील करते थे। जो भी वो कारोबार करते थे उसके अंदर उन्होंने जो भी पैसा यमन से और जो भी उनके जो शादी से आया, जो भी उनके जो उन्होंने जोड़ा हुआ था उससे पैसा आया, तो उससे उनके उस पैसों के कारोबार, उस पैसे से इकट्ठा करके उन्होंने जो कारोबार शुरू किया वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस का कारोबार शुरू किया। तो पता था कि टेक्सटाइल एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है, तो उन्होंने टेक्सटाइल के अंदर अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने अपना एक ब्रांड, विमल ब्रांड लॉन्च किया, जिससे उन्होंने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 77 में उन्होंने अपना IPO, अपने शेयर इशू करे, पब्लिक को इशू करे। उन्होंने कहा कि मैं अगर बैंक लोन लूँगा या मैं किसी इंटरेस्ट पे पैसा उठाऊँगा, उसकी बजाय मैं इक्विटी होल्डर से पैसा लूँ, वहाँ पे मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर्स का भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। इक्विटी कल्चर वो लेके आए। इक्विटी पहली बार लोगों को लगा कि हम शेयर होल्डर एज अ पार्ट ओनर हम बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी के अंदर। तो मतलब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने उनके शेयर्स में पैसा लगाया था, तो आज उन्होंने अपनी बेटियों की शादी, अपने बच्चों की शादियाँ उससे करी, घर बनाए हैं, बड़े से बड़े मुसीबत के समय वो शेयर्स के वो बेच करके उन्होंने पैसा कमाया है। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स को काफ़ी उन्होंने बेनिफिट करवा के दिए। उन्होंने इकोनॉमिकल, लीगल स्ट्रगल भी बहुत झेली। ठीक है, उनका ये मानना था ये तो बिजनेस एक रेस है, जो रुक गया वो हार गया। तो ये सोच थी उनकी। हुए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। जब टेलीकॉम बिजनेस के अंदर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बड़े चिंतित थे, क्या इतने लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इतना बिजनेस कारोबार ये चल रहा है, तो कैसे एक नई कंपनी अपनी पहचान बनाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि यार हम, धीरूभाई अंबानी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें ये जो 16 रुपये इनकमिंग, 16 रुपये आउट गोइंग है, इसको हमें कम लेके आना है, इसको हमें इतना सस्ता बना देना है। अनिल अंबानी से पूछो कि सबसे सस्ता मेथड क्या है आपस में कम्युनिकेट करने का, तो उन्होंने कहा टेलीग्राम। तो हमें टेलीग्राम, और टेलीग्राम से भी सस्ता कॉल इसको हमने बना देनी है। तो अगर आज हम सस्ती कॉल या सस्ती दरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलायंस का एक इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो 16 रुपये इनकमिंग, 16 रुपये आउट गोइंग को कुछ पैसों में 10 पैसे, 15 पैसे, एक तरीके से उसकी जो कॉस्ट कटिंग है, जहाँ 10 टाइम्स कॉस्ट थी उसकी 1 टाइम कॉस्ट रहेगी,
जो चीज़ 100 रुपये में होती थी वो चीज़ आपकी 10 रुपये में होने लगी। तो इतनी कॉस्ट कटिंग उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर अपने कारोबार के अंदर उन्होंने स्थापित किया, जिससे काफ़ी अच्छा एक आम लोगों का बहुत बेनिफिट हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, पेट्रोकेमिकल, आपका टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका कई सारे कारोबार के अंदर रिलायंस रिटेल, ठीक है, और कहीं कहीं बड़े मोस्टली जितने भी बड़े कारोबार में अगर आप देखेंगे, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे, डिफरेंट कारोबारों में आपको लिस्ट भेजूंगा कि आज वो कई सारे कारोबार के अंदर है। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अंबानी जी की स्टोरी सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, ये हर एंटरप्रेन्योर का सपना है। जो भी छोटा इंसान, जो भी छोटा गरीब इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, बिजनेस करने की सोचता है, तो उसको धीरू भाई अंबानी से इंस्पिरेशन मिलती है। तो धीरू भाई अंबानी सबकी एक प्रेरणा स्रोत है और उनसे सीखने को मिलता है कि आप इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो ये जो साबित करके दिखाया कि एक आम इंसान भी, एक गरीब परिवार में रहने वाला इंसान भी आज अरबों खरबों पति किस तरीके से बन सकता है, देश दुनिया में अपना नाम कैसे रोशन कर सकता है, ये आज उन्होंने हमें सिखाया था। थिंक ग्लोबल, सबसे बड़ा सोचो, सबसे पहले सोचो, एक्ट अभी करो, ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं वो किसी की मोनोपोली नहीं है, आइडियाज़ आपके खुद के हैं। अपनी चतुराई से करी अरबों खरबों की कमाई। सोचिए थी कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपोली, कि बड़ा सोचो, सबसे बेहतर सोचो, आइडियाज़ किसी की जागीर नहीं है, आपका आइडिया आपका है, उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करो। आइडियाज़ किसी की मोनोपोली नहीं है, जल्दी सोचें, बड़ा सोचें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शब्द का मतलब क्या है? रिलायंस शब्द का मतलब है रिलेशनशिप और ट्रस्ट, ये है असली रिलायंस का मतलब। वो 5 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर के बच्चे थे अपने माँ बाप के। बचपन से ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए। एज अ क्लर्क की नौकरी एक ब्रिटिश कंपनी में करी उन्होंने, और वहाँ पर उनको 300 रुपये का वेतन मिलता था, 300 रुपये की सैलरी मिलती थी। कारोबार को सीखने के लिए बिना तनख्वाह के नौकरी करी कि मेरे को एक काम सीखना है, मुझे आप तनख्वाह भी मत दो, मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा, मुझे लेकिन ये धंधा सीखना है। तो देखें किस तरीके की लगन, किस तरीके की उनके अंदर एक बिज़नेस के प्रति एक उनका इंटरेस्ट था कि यार मेरे को कोई चीज़ सीखनी है, उसके लिए मुझे वेतन पैसा ना भी मिले तो भी मैं उसको करूँगा। इसे कहते हैं लर्निंग की डेडिकेशन, लर्निंग के लिए तलब। वो हमेशा कोशिश करते थे ऐसे बिजनेस को पकड़ने के लिए जिसके अंदर मार्जिन अच्छे हैं, जिसकी बिजनेस मार्केट काफ़ी बड़ी है और जिसके अंदर आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 100 बिजनेस नहीं करने, 100 में से फिल्टर आउट करके एक ही बिजनेस करना है जो सबसे बेस्ट होता है, जो इन सारे क्राइटेरियाज पे फिट बैठता है। प्रोडक्ट की ह्यूज डिमांड है, ठीक है, तो सबसे पहले हाई मार्जिन, और दूसरा जिसके अंदर स्केलेबिलिटी है और जिसके अंदर लोगों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी उनकी रिलायंस कॉर्पोरेशन, जो मैंने बताया 350 स्क्वायर फीट का ऑफिस, मुंबई शहर, एक टेलीफोन, 3 कुर्सियों के साथ उन्होंने शुरू किया। 2 एम्प्लॉयज़ थे, खुद और एक एम्प्लॉयज़ था। आज उनकी कंपनी में लगभग 4-4.5 लाख लोग काम करते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा रिलायंस परिवार आज क्रिएट हो सकता है। इनडायरेक्ट जो उनके साथ बिजनेस एसोसिएट हैं वो अलग हैं, जो उनके वेंडर्स हैं वो अलग हैं, जो उनके सपोर्टिव यूनिट्स हैं वो अलग, उनकी वजह से बिजनेस उनको मिल पा रहा है। यहाँ से उनका ये मानना था कि एक सही बिजनेस, एक राइट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। एक सही बिजनेस, सही बिजनेस का मतलब सही पीपल के अंदर, एक राइट नेटवर्क के अंदर बिजनेस करनी है, क्योंकि बिजनेस कुछ नहीं, कई लोगों का समूह है, सब मिल करके कोई काम करते हैं, तो वो रिलायंस नेटवर्क, रिलायंस बिजनेस कहलाता है। से बिजनेस की शुरुआत हुई, उन्होंने मसालों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उन्होंने यान का डिफरेंट उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कई तरीके के कपड़े से जुड़े हुए कारोबारों का जो कपड़े में यूज़ होते हैं धागे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया। तो हमेशा से ही समझते थे कि नेटवर्क की अपनी एक पावर है, नेटवर्क की अपनी एक पावर है।
उनसे कितना हमारा रिलेशनशिप, कितनी अच्छी हमारी पार्टनरशिप, कितना हम उनके साथ अपना अच्छे ट्रस्ट उनके ऊपर बिल्ड कर पाते हैं, उनको अच्छे गिफ्ट्स देने, उनकी ऐसे ही फ़ोन कर देना और कैसे हो सर, एक हाय हेलो हाल चाल पूछ लेना। तो एक रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड किया ताकि लोग उनके साथ जो एक बार जुड़े वो हमेशा जुड़ा रहे और एक लंबे संबंध में, तो उनको इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो बिजनेस अगर आपको करना है तो अच्छे रिलेशनशिप्स, आपको अच्छा ट्रस्ट सामने वाले पे आपको देना ही देना पड़ेगा, आपको उसका ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करते थे, वो बल्क में उठाते थे तो उनको सस्ता पड़ जाता था, ठीक है, और सस्ता पड़ जाता तो आगे वो अपना जो भी मैन्युफैक्चर करके आगे बेच पाते थे, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी का माल जो उनको सस्ते रेट में मिला, तो हम अच्छी क्वालिटी का माल वो सस्ते रेट में बेच पाते थे, इसलिए वो प्राइस लीडर बन चुके थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने मार्केट में अपनी एक मोनोपोली हासिल कर ली थी अपने बिजनेस में। जैसे वो सिंथेटिक फाइबर की ट्रेडिंग करते थे, पॉलिएस्टर की ट्रेडिंग करते थे, साथ ही साथ फिर उन्होंने अपना एक ब्रांड, विमल ब्रांड, जो एक प्रीमियम ब्रांड जिसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी आती थी 90s के अंदर, आपने देखी होंगी, तो उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उसकी कॉस्टिंग कुछ कम नहीं रखी, उसको भी एक हाई एंड प्राइसिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। तो अपनी हाई एंड प्राइसिंग के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ हासिल करी और इसके साथ साथ उन्होंने उसके बावजूद एक ऐसी और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत तेज़ी से खर्चा किया, ठीक है, जहाँ एक उनका कॉम्पिटिटर लेट्स से 1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहा है, तो उन्होंने उससे 400 गुना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे लगाया। तो इस तरीके से उन्होंने मार्केट बनाई, अपने साथ फ्रेंचाइजीज, अपने साथ आगे उन्होंने अपने खुद कंपनी आउटलेट खोले और अपने आगे फ्रेंचाइजीज दी और कम से कम नहीं तो 20,000 जो मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स थे वहाँ पर वो गए। इस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और आज विमल को उस वक्त नंबर 1 ब्रांड बॉम्बे डाइन से भी अच्छा बिजनेस उन्होंने वहाँ से जनरेट किया। धीरे धीरे ही स्टार्टेड मेकिंग फाइबर, जो कि आपका पॉलिएस्टर जिन्होंने बनाना शुरू किया, जो कि सिंथेटिक फाइबर के अंदर यूज होता था। दोनों बेटों को, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, केमिकल इंजीनियरिंग करवाई यूएसए से, ताकि क्योंकि उनको एक केमिकल बिजनेस में थे, तो ताकि केमिकल के ऊपर अच्छी पकड़ हो, ठीक है, क्योंकि उनके आगे मल्टीपल फैक्ट्रीज थी केमिकल की, तो ताकि वो अच्छे से केमिकल को समझे और आगे बिजनेस को एक्सपैंड करें। तो जिसमें उनका बिजनेस था वैसे ही उन्होंने एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाई ताकि उनकी इंडस्ट्री को इस चीज़ का बहुत बेनिफिट भी आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को धीरूभाई अंबानी जी से भी अच्छा आगे और कारोबार को आगे बढ़ाया। जैसे बिजनेस था पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, तो पॉलिएस्टर, ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने डिटर्जेंट के रॉ मटेरियल्स, साथ ही साथ हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो आपका पीवीसी के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, उसके बाद आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो उन्होंने उसी आपका पेट्रोकेमिकल से एक मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के बिजनेसेस को उन्होंने उसी बिजनेस से अंदर आगे और मतलब आपकी अर्निंग बढ़ गई कारोबार की, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपका मिठाई का कारोबार है, तो आप कहीं से दूध लेते थे, चीनी लेते थे, ठीक है, मल्टीपल उस मिठाई को बनाने में जो प्रोडक्ट यूज़ करता था, तो आप कहीं से ना लेकर के आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो आपको सस्ती पड़ेगी और आपके कारोबार में भी वो काम आएगा और आगे वो जो आप जनरेट कर रहे हो वो आगे भी बेच पा रहे हो। तो इस तरीके से एक अपना एक सिमिलर बिजनेस के अंदर से ही मल्टीपल 4 बिजनेस और रेवेन्यू अपना, तभी इनका प्रॉफिट 300 गुना 400 गुना प्रॉफिटेबल ग्रोथ इनकी कंपनी की इसी वजह से हुई। पॉलिएस्टर बनाते थे, प्लास्टिक प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल बनाते थे, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री डिटर्जेंट में भी आ गया रॉ मटेरियल के अंदर, पेट्रोकेमिकल के रॉ मटेरियल में आ गया, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया। तो इन सब जगह से उनका बिजनेस आज 400-500 गुना तेजी से ग्रो करने लगा। अपने शेयर इशू करे, 10 रुपए का शेयर इशू किया, 28 लाख शेयर उन्होंने इशू किए पहली बार अपने 1977 के अंदर, और जितने इशू किए उससे 4 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गए शेयर। तो देखिए किस तरीके की इमेज, किस तरीके की अच्छी ब्रांड वैल्यू थी रिलायंस ग्रुप की, कि उसके मतलब एक शेयर के बदले, खरीदार के बदले
एक शेयर के बदले 4 बंदे आगे कि हमें 4 लोग दो, मिलेगा किसी एक कोई। तो इस तरीके से आप देखें क्या उनकी उस वक्त फेस वैल्यू हुई रिलायंस के मतलब कहते हैं उनके इतने ज़्यादा बड़ा ग्रुप शेयर होल्डर का बन चुका था कि छोटे मोटे ऑडिटोरियम में वो नहीं आते थे, उनको एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बड़ा ऑडिटोरियम, मतलब एक तरीके बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रखना पड़ता था कि वो छोटी जगह आते नहीं थे, तो उनको अपने शेयर होल्डर्स को वहाँ पर एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती थी। वहाँ पर वो बताते थे अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, आगे अभी करंट बिजनेस क्या चल रहा है, फ्यूचर में कहाँ जा सकता है, कैसे कंपनी आगे क्या क्या कारोबार करने वाली है, किन किन नए कारोबार में आ रही है, कैसे वो फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। इस तरीके से वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि आज हम अब इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं, फिर हम अब वो अचीव करने के बाद टारगेट हम फिर दुनिया की नंबर 1 कंपनी अचीव करने जा रहे हैं। तो इस तरीके का उनका एक विजनरी एक प्लान होता था। इंडस्ट्रीज के बारे में कहते हैं इन्होंने मतलब 2 लाख % से भी ज़्यादा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिए। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये इनकी कंपनी में निवेश किए होते जब ये IPO में थे, तो 42 ईयर्स के अंदर आज उसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लगभग हो चुकी होती। तो आप समझ सकते हैं कितना वेल्थ क्रिएशन दिया इन्होंने इन्वेस्टर्स को, कितना पैसा बना के दिया इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को। गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, वो ऐसे अपने बिजनेस फ्रेंडली अपने रूल्स बनाते थे जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता था। एक कहानी बताता हूँ कि जब वो भजिया पकौड़ों का काम करते थे तो किसी ने बोला उनके गांव के आदमी ने कि यार तुम क्या काम करते हो, तुम एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो। तो उन्होंने एक बात की कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता और बिजनेस से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो, चाहे कोई छोटा है, चाहे आप अपनी ईमानदारी से अच्छाई से अब वो काम करो, ठीक है। और तो एक सोच उनकी कितनी अच्छी थी कि छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम सबसे इम्पोर्टेंट है, बिजनेस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही डायरेक्शन में सही तरीके से बिजनेस को करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ज़रूरी होता था पैसा लगाना, वो वहाँ लगाते थे। बचत के चक्कर में चपत नहीं लगनी चाहिए आप, कि हम बचत के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए, चपत लग जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपने बिजनेस में काफ़ी रिस्क एपेटाइट उनका ज़्यादा था। तो कई बार ऐसा होता है हमें अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हमारा स्पीड अगर ज़्यादा है, हमारे पार्टनर की कम है, तो हमें उसे छोड़ करके अपना जो हमारा विजन है उसको देखना है, उस तरीके से हमें आगे जैसे बढ़ना है तो हम कर सकते हैं। तो उसको अपने बिजनेस अपने पार्टनर को उन्होंने पैसा दिया जितना उसने लगाया था और वो अकेले ही बिजनेस को उन्होंने रन किया। धीरूभाई अंबानी जी की कि पहले रिश्ते बनेंगे फिर पैसा बनेगा, हमेशा पहले जहाँ रिश्ते बनेंगे फिर वहीं पैसा बनेगा। हम धाम दंड पे जो भी करना पड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करो। तो उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए चाहे पॉलिटिकल नेटवर्क का यूज़ हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का यूज़ हो, चाहे बिजनेस लीडर का यूज़ हो, चाहे यूनियंस का यूज़ हो, चाहे मीडिया का यूज़ हो, किसी भी सोर्स को यूज़ करने से परहेज नहीं है, ठीक है। और उन्होंने, आपको पता है हमारा किस तरीके का एक कल्चर है, विदाउट पैसा दिए लिए काम नहीं होता। तो करप्शन भी एक काफ़ी तेज़ी से, क्या कहते हैं, बिना करप्शन के आपको पता है काम नहीं होते ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम। तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा उनके साथ जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपना काम कराने के लिए इन सबको, आपने देखा गुरु मूवी के अंदर कितना उनको देना पड़ा रिश्वत अपने कारोबार को सही ढंग से चलाने के लिए, नहीं तो वो काम करने नहीं देंगे, वो रुकावटें पैदा करेंगे। तो इस वजह से ये एक मजबूरी हो जाती है एक बिजनेसमैन की कारोबार करने के लिए। मिश्रा जी एक बात कहते थे कि मैं सोने चांदी की चप्पलें रखता हूँ अपने पास, कि जिसको जो चाहिए उसको मैं वो मार देता हूँ, ठीक है। जहाँ सलाम चाहिए वहाँ सलाम दो, जहाँ पे लात मार के काम हो सकता है वहाँ लात मार के काम कर सकता हूँ, लेकिन काम होना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजनेस का सक्सेसफुल होना, बिजनेस का आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचती थी धीरूभाई अंबानी। सरकारी दरवाजे बिना खाए पिए, बिना उनको पैसा चढ़ावे के बिना वो आगे काम करने देते नहीं है, वो रोड़े अटकाएंगे, परेशानियाँ इकट्ठी देंगे। अंबानी जी का ये था कि उन्होंने हमेशा चाहा कि मेरे शेयर होल्डर का वैल्यू बने, मेरे शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो। तो उन्होंने हमेशा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की, सक्सेसफुल करने की कोशिश करी, ताकि वो जिंदगी भर आगे बढ़े। और वो कहते हैं सपने बड़े देखो, थिंक बिग एंड ग्रो बिग, ठीक है। तो हमेशा सपना बड़ा देखो और उसे पूरा करो। मतलब हमेशा इतना बड़ा सोचो कि इंडिया में सबसे बड़ा
फैक्ट्री मैं लगाऊं, इंडिया में सबसे इस काम में मैं पूरे देश का नंबर 1 बनूं, वर्ल्ड में मैं पूरे वर्ल्ड का नंबर बनूं, इस तरीके की सोच, बड़ी सोच रखो हमेशा, ये रहता है। धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर सारी दुनिया उनके खिलाफ हो चुकी थी, मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई थी, कोर्ट केसेस हुए पड़े थे, दूसरे बिजनेसमैन उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, पॉलिटिशियन उनके खिलाफ हुए पड़े थे, दूसरे इंडस्ट्री लीडर्स उनके खिलाफ हुए पड़े थे, एक तरीके से शेयर होल्डर्स उनके खुद के शेयर होल्डर्स उनके खिलाफ हुए पड़े थे। तो वो काफ़ी दुविधा में, काफ़ी परेशानी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने इन सबसे लड़ के, इन सबसे जीत हासिल करी। इन सब पे उनकी वाइफ ने उनका बहुत साथ दिया, ठीक है। हालांकि कुछ उनको कोर्ट केसेस में पेनल्टी भी लगी, लेकिन बाद वो पेनल्टी लगने के बाद वो वापस कारोबार में आए और वापस वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी उन्होंने बनाई। अंबानी जब यमन में थे, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनके कारोबार जब उनकी वजह से कारोबार अच्छा चलने लगा, तो कंपनी उनको एक सीनियर पोस्ट दे रही थी, एक सीनियर डेजिग्नेशन दे रही थी। तो उन्होंने पहले तो कुछ साल वहाँ रहते थे तो ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, मैं वापस कारोबार अपना घर जाके करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि तू जाके कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने कहा जब आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, कंपनी के सीनियर मैनेजर्स को, सबके टॉप मैनेजमेंट को अच्छा लग रहा है, तो मैं काम अपने लिए भी तो अच्छा कर ही सकता हूँ। तो ये सोच थी, तब उन्होंने अपने लिए अपना बिजनेस कारोबार की सोच वहाँ से उनकी पैदा हुई और उन्होंने आके अपना बिजनेस शुरू किया। जब वो छोड़ के आए तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर को भी अपने आप को सही साबित किया फादर के सामने। तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी तूने, तो उससे वो नाराज़ हुए। तो उन्होंने उसको साबित किया, नॉट ओनली उनको, उनके परिवार के सभी सदस्य ने जो नाराज़ थे, आज उन्होंने सबको गलत साबित किया कि मेरा डिसीजन सही था। तो इस तरीके से जो डिसीजन लिया उसको सही साबित करना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस करने की सोची थी तो उनको एसोसिएशन वालों ने घुसने तक नहीं दिया था। पैसे लेके आए थे, उसके बावजूद भी उनको लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे, उनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, उनके लिए परेशानियाँ इकट्ठी करी जा रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने मीडिया की यूज़ करके उस जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको हटवाया वहाँ से, उसके बाद उनकी एंट्री हो पाई। तो उनको इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उनको बोला कि तेरे जैसे 25,000 लोग आते हैं, तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं आपके जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। तो तेरे जैसे, वो कह रहे थे, तेरे जैसे देहाती लोग, इतने लोग आते हैं, इनका ये बिजनेस कारोबार में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा था कि हम गांव के ज़रूर हैं, लेकिन हम फिर भी 25,000 आपके जैसों की हम डेली छुट्टी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर था, जिसकी वजह से आज वो कारोबार में उपलब्धियों पे हासिल कर पाए। बार इतना सक्सेसफुल हो गया था, इतना चल गया था कि दूसरी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको ऑफर दे रही थी, मतलब उनकी वैल्यू से उनको 5 गुना 10 गुना ज़्यादा ऑफर आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन ऑफर को ठुकराया, क्योंकि उनको अपने ऊपर, अपनी कंपनी पे इतना विश्वास था कि मैं उसको यहाँ से कैसे 500 गुना लेके जा सकता हूँ। तो ये लेवल का ट्रस्ट उनको अपने ऊपर था। तो उन्होंने अपने उस लालच में वो नहीं फंसे, उस वैल्यूएशन में वो नहीं फंसे, उसके बाद भी उन्होंने उस लालच को ठुकराया, उस ऑफर को ठुकराया और अपनी कंपनी को खुद रन किया और उपलब्धि हासिल करी, और एक के बाद एक डिविडेंड्स दिए शेयर होल्डर्स को, बेनिफिट दिए, और एक के बाद एक एक्सपेंशन, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली वो खोलते गए। उनकी वाइफ ने उनका बहुत साथ दिया। वो हमेशा ही अपनी वाइफ से एक सलाह लेते थे, उनसे परामर्श लेते थे कि क्या करना ठीक है, कैसे करना ठीक है। तो उसमें उनकी वाइफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सही डिसीजन ले पाए अपने बिजनेस के। केसेस हुए, एट द एंड कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि इनके ऊपर जो टैक्सेशन, जो कस्टम की चोरी इन्होंने करी है, इसको इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये करते क्या थे कि ये क्योंकि इंडस्ट्री, मतलब अगर हम पूरी मशीनरी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस ज़्यादा लगते थे। तो ये मशीनरी को छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स के अंदर ले आते थे, स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और टैक्स को बचाने के लिए। तो उसको बचाने के लिए वो ले आते थे। तो उसमें क्या, ये स्पेयर पार्ट्स का करते थे और वहाँ पे अपने असेंबल करके मशीनरी बना लेते थे, जिससे कि उनको एक टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता था और उससे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ते थे। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई अपनी टैक्सेशन को बचाने के लिए, कस्टम को बचाने के लिए। लोग उनके जीवन में थे, जैसे एक न्यूज़ मीडिया कंपनी के ऑनर थे, आईएएस ऑफिसर्स थे जो उनके खिलाफ थे, कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ के यार दोस्त थे जो उनके यमन में उनके
उनके साथ थे, उनके साथ कारोबार के अंदर थे। तो काफ़ी सारे लोग थे उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने काफ़ी असर डाला, काफ़ी रोल प्ले किया उनकी तरक्की। उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, रोल रहा है। कई जो न्यूज़ एंकर उनके खिलाफ हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद कई सारे उनके जो पार्टनर थे साथ में, उनका भी एक बिगनिंग में काफ़ी साथ रहा उनका। उससे भी उनका जब साथ छूटा तो एक काफ़ी वो दुख की प्रक्रिया में गई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला और आगे वो बढ़ते रहे। उनकी नेटवर्थ लगभग 8-8.5 लाख करोड़ रुपए की है, और ये जस्ट मतलब कुछ हज़ार रुपए से उन्होंने कारोबार शुरू किया था। कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, कुछ उनकी वाइफ की तरफ से सपोर्ट, उनके ससुराल की तरफ से सपोर्ट, कुछ वो यमन से पैसा लेके आया, कुछ उनकी अपनी अर्निंग से है, कुछ वो कॉइन बेच के उन्होंने इकट्ठा किया। तो सारे तरीके से जो सोर्स उनके पास कैपिटल इकट्ठी हुई, उससे उन्होंने अपना कारोबार चलाया और उससे उन्होंने वो बिजनेस इस्टेब्लिश किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, जिसका आपका हेडक्वार्टर मुंबई शहर के अंदर है। चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, जो मल्टीपल बिजनेस में है, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल रिफाइनरी। केमिकल में तो आपको पता है ये जो पॉलिएस्टर है, सिंथेटिक फाइबर है, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। पेट्रोलियम आप देख सकते हैं रिलायंस के पेट्रोल पम्प्स से आपने शायद पेट्रोल डलवाया ही होगा, ठीक है। रिलायंस मार्ट आप देख सकते हैं, इतना बड़ा रिटेल जाइंट है रिलायंस, सारे तरीके के प्रोडक्ट, डेली यूजेस के प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हमारा मीडिया सेक्टर के अंदर TV18 नेटवर्क है, वो रिलायंस ने एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा नेचुरल गैस रिलायंस के अंदर है। रिलायंस जियो, ये जो डिजिटल TV के अंदर है, इसके कारोबार के अंदर है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में भी है ये, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में रिलायंस आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के कारोबार में भी कंपनी काफ़ी कारोबार है। जैसे अभी मुंबई इंडियन इन्होंने एक्वायर करी, उसके बाद ये प्रोडक्शन इनके हाउसेस हैं जिसके अंदर ये फाइनेंस करते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर भी प्रोड्यूस करते हैं मूवीज़ एंड डिफरेंट शोज़। आज हमारा रिलायंस के ऊपर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जिन्होंने नींव रखी, श्री धीरू भाई अंबानी, कैसे रिलायंस को उन्होंने इतना ग्रो किया, ये आज आपसे इसलिए शेयर किया कि ताकि आपको जो भी उनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं, जो भी लर्निंग हम ले सकते हैं, उनको ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करें। इससे हम सिर्फ हमने सुनना ही नहीं है, इसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। जो उनकी ज़िंदगी में कहते हैं अच्छी जो भी बातें हैं, उससे हम सीखें, उसको हम अपने बिजनेसेस में उसको लगाएं, उस स्ट्रेटजीज़ को, और हम अपने कारोबार में कामयाब हैं। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से आपको ये समझ आया होगा कि कैसे करना है। अपनी तरफ से मैंने जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी, जितनी मैं हासिल कर सका और आपके साथ शेयर करी, मैंने हासिल करी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल बेल आइकन दबाओ अभी, और आप जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है, हमारे आपके लिए जितनी भी हमारी कोशिश हो सकती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो भी आपको हेल्प कर सके।